हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ कुछ थ्योरी भी देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो विनोबा भावे से जुड़ी अपडेट पाने के लिए द कॉमर्स वर्ल्ड चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं साझेदारी फर्म का विघटन 1, ये पहला चैप्टर हम लोग का रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। दोस्तों, यहाँ पर जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना। पहले हम लोग 12 क्लास में पढ़े थे फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। उसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस में है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूड है इसमें। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी का विघटन कैसे करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाकर थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हेडिंग बनाया गया है वो साझेदारी के विघटन का आशय। इसमें लिखा गया है कि फर्म के सब साझेदारों में साझेदारी का विघटन ही फर्म का विघटन कहा जाता है। उसके बाद लिखता है कि फर्म का विघटन का आशय क्या है, फर्म का व्यापार को बंद करना। उसके बाद लिखा गया है साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन इन दोनों में बहुत अंतर है। या अंतर किससे पता चलेगा, तो 1932 का जो अधिनियम है पार्टनरशिप एक्ट, उससे प्रकट होता है। साझेदारी के विघटन का आशय ये नहीं है कि फर्म का विघटन हो जाए, लेकिन कभी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए तो ये समझ लीजिए साझेदारी का विघटन हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे ए है, बी है और सी है, ये तीनों पार्टनर है आपस में और ये तीनों मिलके एक फर्म को बनाया। अगर फर्म को बंद कर दिया जाए तो ये आपस में पार्टनर्स नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि फर्म का अगर विघटन हो जाए तो यहाँ पर साझेदारी का भी विघटन हो जाएगा। लेकिन अगर सी छोड़ देता है बिजनेस को, यहाँ पर विघटन हो रहा है, साझेदारी का विघटन हुआ, लेकिन ए बी जो है मिलके अपने फर्म को रिकंस्टिट्यूट कर लेगा, यहाँ पर फर्म का विघटन नहीं कहा जाएगा। ये साझेदारी का विघटन हुआ, ये फर्म का विघटन नहीं हुआ। अगर यहाँ पर तीनों एग्री हो गया कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए तो यहाँ साझेदारी का विघटन होगा और यहाँ पर साथ साथ में आपका फर्म का भी विघटन हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा और थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से टेक्निक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करने के, उसके बारे में। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है, फर्म का जो सभी साझेदार है उसकी सहमति हो जाए तो फर्म का जो डिसोल्यूशन हो सकता है। सेकंड, यहाँ पर ठहराव द्वारा जब भी कोई भी साझेदारी स्टार्ट की जाती है तो उस समय एग्रीमेंट किया जाता है। अगर एग्रीमेंट में डेट दिया गया है तो उस डेट को आपका साझेदारी समाप्त हो जाएगा, मतलब साझेदारी फर्म का समाप्ति हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा मेथड है अनिवार्य समाप्ति, इसमें यह होता है कि सभी साझेदार का दिवालिया हो जाना, या तो एक को छोड़कर सारे साझेदार का दिवालिया हो जाने पर भी अनिवार्य रूप से क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पर गैर कानूनी रूप से संचालित व्यापार का भी क्या करना होता है, अनिवार्य समाप्ति करना पड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर चौथा मेथड है किसी आकस्मिक घटना के घटित होने पर भी समाप्ति हो जाती है, या ऐच्छिक साझेदारी की सूचना द्वारा भी समाप्ति हो जाती है। जैसे कोई अपना मन बना लिया कि व्यापार को बंद करना है तो वो अपना इच्छा जाहिर करता है, सभी को एक्सेप्ट करता है, उस चलते भी आपका क्या हो जाता है, साझेदारी फर्म का समाप्ति। न्यायालय द्वारा भी समाप्ति हो जाता है, जैसे किसी का पागल हो जाना, किसी साझेदार के अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाना, किसी साझेदार के दुराचरण के आधार पर भी। दोस्तों, किसी साझेदार के द्वारा बार बार जानबूझकर साझेदारी ठहराव को तोड़ना, किसी साझेदार द्वारा अपने हिस्से का हस्तांतरण करने पर। दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े हैं वो एग्जाम में आता है, जैसे साझेदारी फर्म का विघटन का आशय क्या है, दूसरा इसका मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसलिए इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी था। मैंने यहाँ पर समझा दिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं कि किस किस अकाउंट को यहाँ पर ओपन करना होगा और कैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे।
दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 का आशय समझ गए हैं और साथ में यहाँ पर विधि भी मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग को पढ़ना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, फर्म को क्लोज कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अकाउंट आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो कि बना के हम लोग फर्म को क्लोज करते हैं। सबसे पहला हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म का जो भी एसेट्स होता है उसको हम लोग सबसे पहले सेल करते हैं। सेल करने के बाद अपने लाइबिलिटी का पेमेंट करके आखिर में बचता है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जिसका जो भी पैसा होता है उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। अगर किसी से पैसा लेना रहता है तो वो भी हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग लास्ट बनाते हैं बैंक अकाउंट, जहां पर मैच करते हैं कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमने जो भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें सारा चीज़ सही हम लोग किए हैं काम। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली जैसे कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे आपको बनाना है। यहाँ पर लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट का 2 साइड होगा आपका, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट। आप जानते ही होंगे कि कोई भी अकाउंट बनाने के टाइम में कैसा फॉर्मेट होता है। टी शेप का ये फॉर्मेट होता है जहाँ पर आपको लिखना है पार्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड होगा और ये क्रेडिट साइड होगा। यहाँ पर पार्टिकुलर और यहाँ पर आपको पार्टिकुलर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सन्ड्री एसेट्स, जो भी तरह का आपके पास एसेट्स है उसे यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इस साइड में आपको लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, आपके पास जो भी फर्म का लाइबिलिटी है उसे इधर लिख देना है। अगर 3-4 है तो यहाँ पर सारा का नाम लिख के एक ही बार अमाउंट को बाहर निकालिएगा, इधर भी उसी तरह कीजिएगा। उसके बाद इस संपत्ति को आपको सेल करना है। सेल करने के बाद आपके पास पैसा आएगा, उसे लिखना है बैंक अकाउंट। सारा संपत्ति को आपको सेल करके इधर लिख लेना है। आपके पास कुछ पैसा आ जाएगा, उससे अपना लाइबिलिटी को आपको इस साइड में पेमेंट करना है। तो टू यहाँ पर लिखना है बैंक अकाउंट और सारा लाइबिलिटी को आपको एक एक करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आएगा, वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होगा, उसे आपको लिख देना है। उसके बाद आपको इस तरह से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद डेबिट और क्रेडिट को जोड़ना है। अगर आपका क्रेडिट बड़ा होगा तो डेबिट साइड में कुछ बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को हम लोग जो रेशियो होगा उस रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। अगर आपका डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट छोटा होगा तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड बचेगा। इस साइड भी आप लिख सकते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी होगा ABC, उन सभी को जो रेशियो आपका क्वेश्चन में होगा उस रेशियो के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग बना के देख लेते हैं आज। कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं है, सेमेस्टर 1 का सिलेबस बहुत आसान है, आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। AB एग्रीड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म 31 दिसंबर 1999 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। दोस्तों यहाँ पर आपका जो बैलेंस शीट है वो दिया गया है, देख सकते हैं। एसेट्स है और लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर है, एक का लोन है, कैपिटल है, और एसेट साइड आपके पास कैश है, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट एंड फिक्सचर है, गुडविल है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जो लिखा गया उसे भी हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो कैपिटल के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब कि 40,000:20,000, मतलब कि हो जाएगा 2:1। आपका रेशियो भी यहाँ से आपका निकल गया। उसके बाद देख लीजिए, द सैंड्री डेटर रियलाइज्ड ₹8400। जब आप मार्केट में डेटर को बेचने गए तो आपको 8400 रुपया मिला। स्टॉक को बेचने गए तो आपको 36,000 रुपया मिला। प्लांट एंड फिक्सचर को बेचे तो 20% हमको बुक वैल्यू का
कम मिला, यहाँ पर लिखा गया लेस देन द बुक वैल्यू एंड द गुडविल ₹12,000। गुडविल को जब हम लोग बेचे तो 8,000 के बदले हम लोग को 12,000 मिला। द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। जब हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए गए तो वहाँ पर हमको कुछ रिलीफ दिया क्रेडिटर, बोला कि 5% कम दीजिएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंटेड टू 1200। यहाँ पर 1200 रुपया डिसोल्यूशन का खर्च पड़ा है। और लास्ट में लिखता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड ओपन द डिसोल्यूशन अकाउंट एंड अदर अकाउंट शोइंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ कैश बैलेंस। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 3 अकाउंट यहाँ पर बनाना रहता है। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा यहाँ पर आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हम लोग का बनेगा कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग को ये अकाउंट तो बनाना ही है। इस क्वेश्चन में आपका एक चीज़ आपको मिला होगा, ए का लोन अकाउंट, तो आप उसे भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर लोन अकाउंट, बाहर का ये लोन नहीं है बल्कि पार्टनर्स का लोन है, इसलिए हम लोग एक अकाउंट बना लेंगे। और चौथा हम लोग को बनाना है बैंक अकाउंट। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको ये 3 अकाउंट बनाना है तो बनाना है। ए का लोन अकाउंट हम लोग बना लेंगे क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर्स का लोन है। बाहर का लोन रहता तो आपका रियलाइजेशन में ही सेटल्ड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसका फॉर्मेट मैंने खींच के रखा हुआ है। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसका भी फॉर्मेट खींच के रखा हुआ है। ए लोन का अकाउंट बनेगा, उसका भी फॉर्मेट खींच के रखा हुआ है। कैश अकाउंट बनेगा, इसका भी फॉर्मेट मैंने खींच के रखा हुआ है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, आपको पता ही होगा। इधर पार्टिकुलर होगा, यहाँ अमाउंट होगा, पार्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा। डेबिट साइड ये हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको एसेट्स को लिखना है। मैंने पहले भी बताया सन्ड्री एसेट्स, जितने भी एसेट्स है केवल आपका कैश छोड़कर, उसे यहाँ पर आपको लिखना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या है, डेटर है, उसके बाद आपका क्या है, स्टॉक है, उसके बाद क्या है, प्लांट एंड फिक्सचर है, उसके बाद आपका क्या है, गुडविल है। सारा का अमाउंट आपको जोड़ के बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 10,000। यहाँ पर आपका कितना हज़ार का स्टॉक है, 40,000। यहाँ पर प्लांट एंड फिक्सचर कितना का है, 28,000। और यहाँ पर आपका गुडविल कितना का है, 8,000। दोस्तों यहाँ का जो जोड़ होगा वो 76,000 होगा, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको देखना है कि आउटसाइड लाइबिलिटी, पार्टनर्स का लाइबिलिटी को छोड़कर जितना भी बाहर का लाइबिलिटी है उसे यहाँ पर लिख लेना है। तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटी इस तरह से आपको लिख लेना है। उसमें आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर, उसे आपको लिख देना है कितना हज़ार, 12,000 लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस चीज़ को हम लोग बिक्री किए हैं कितना में। तो बाय कैश अकाउंट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखना है कि डेटर आपने कितना में बेचा। तो सबसे पहले डेटर को देखिए कितना में बेचे हैं। क्वेश्चन में लिखा हो गया है कि 8400 में हम लोग इसको सेल कर दिए। उसके बाद स्टॉक का देखिए कितना में हम लोग सेल किए हैं। तो स्टॉक को 36,000 में हम लोग सेल कर दिए। तो उसके बाद हम लोग को देखना है कि प्लांट एंड फिक्सचर का क्या हुआ है। तो प्लांट और फिक्सचर को 20% कम में हम लोग मार्केट में बेचे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा प्लांट एंड फिक्सचर, और नीचे की तरफ आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको एक वर्किंग नोट करना है जहाँ पर आपको लिखना है कि पीएफ का जो पैसा है वो कितना हज़ार था, 28,000। इसका कितना परसेंट हमको कम मिल रहा है, तो 20%। कितना सौ कम मिलेगा, 5600 रुपये हमको अब कम मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेना है 28,000 में 5600 माइनस कर देना है। तो आपका आएगा 22,400 रुपया। इसे ही यहाँ पर लिख देना है 22,400, यही आपका रियलाइज वैल्यू है। उसके बाद आपको देखना है कि गुडविल कितना में सेल हुआ है। तो यहाँ पर लिख देना है गुडविल का आपको ज़्यादा पैसा मिला था। आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में, 12,000 रुपया आपको मिला है, इसे आपको लिख देना है। उसके बाद सारा को जब जोड़िएगा तो आपका आएगा 78,800 रुपया। आपके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया है। अब हम लोग अपने लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लाइबिलिटी का पेमेंट के लिए आपको इधर लिखना
लिखना होगा टू कैश। अब आप लाइबिलिटी का पेमेंट कर दीजिए। सबसे पहला लाइबिलिटी आपका क्रेडिटर है, उस साइड में आप देख लीजिए 12,000 का। लेकिन जब आप 12,000 का पेमेंट करने जाइएगा तो आपको 5% का रिलीफ दिया गया था क्रेडिटर के तरफ से, मात्र 5% का। तो आपको पता ही होगा कि 12,000 का 5% 600 रुपया होता है। तो आपका 12,000 में जो 5% है 600 रुपया। आप अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्रेडिटर का कैसे हम लोग 5% निकाल रहे हैं। तो 12,000 इंटू 5/100, यहाँ पर कितना आएगा 600 रुपया। इसी 600 रुपये को माइनस करना है और आपको मात्र 11,400 रुपया पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका एक और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में था, उसे भी यहीं पर लिख देना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,200 रुपया है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर सारा काम आपका ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर जोड़ और घटाव जैसे करते हैं उसी तरह से सिंपली आपको जोड़ना है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। दोस्तों इसे अंदर भी लिख के आप जोड़ के बाहर निकाल सकते हैं, जगह नहीं था मैंने इसलिए ऐसा किया। दोस्तों यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को आपको जोड़ लेना है। तो जब आप यहाँ पर डेबिट जोड़िएगा तो आपका आएगा 98,600 रुपया। इधर भी आपको लिखना 98,600 रुपया। ये दोनों का जोड़ आपका कम आ रहा था, मात्र कितना 100 रुपया कम आ रहा था, 7800 रुपया आपका कम आ रहा था। ये दोनों जोड़ के इससे माइनस कीजिएगा तो आपके हाथ में कितना बचा 7800 रुपया। इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ लिखना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। किस रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो मैंने क्वेश्चन में ही बताया था कि 2:1 आया है। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5200 और 2600 रुपया। 7800 को जब आप 2/3 ए में बांटिएगा और 1/3 बी में बांट दीजिएगा 7800 रुपये का। तो इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग को क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी का। तो यहाँ लिखना ए और यहाँ लिखना बी, यहाँ लिखना ए और यहाँ लिखना बी, यहाँ पार्टिकुलर और यहाँ पर पार्टिकुलर। सबसे पहले ये देखना है कि पार्टनर्स का कैपिटल बुक में क्वेश्चन में कितना है। तो ए का जो कैपिटल था वो देख लीजिए और बी का जो कैपिटल था उसे देख लीजिए। ये ओपनिंग बैलेंस है और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इधर आपका 40,000 आएगा और इधर आपका कितना हज़ार आएगा, 20,000 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में और भी कैपिटल आपको मिलने नहीं जा रहा है, आपको सीधा आ जाना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ है, तो क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। इसे उठा के आपको किस साइड लेके आना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड। तो सिंपली आपको यहाँ लिखना है 2 किस अकाउंट से ये उठ के आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। कितना 100 रुपया, ये आया 5200 और ये आया 2600। और भी कहीं पर ए और बी का नाम है, आप क्वेश्चन में पूरा देख लीजिए और यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में देख लीजिए, कहीं भी नहीं है। तो बस इतना ही काम आपका यहाँ पर करना है। उसके बाद इसको फाइनली जोड़ घटाव जैसे करते हैं वैसे आपको करना है। तो आप ए का पहले देख लीजिए फिर बी का देखेंगे। तो ए का क्रेडिट में 40,000 है और इधर 5200, तो किधर ज़्यादा है 40,000, तो इधर आपको लिखना है 40,000, इधर भी आपको लिखना है 40,000। उसमें 5200 को माइनस करना है, आपका आएगा 34,800। इसे आपको नगद मतलब कि कैश दे देना है। तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि अकाउंट को सेटल्ड कर रहे हैं, बैलेंस सीडी नहीं लिखना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बी का देखेंगे तो इधर ही का ज़्यादा है, इधर लिखेंगे 20,000 और इधर भी लिखेंगे 20,000 और 2600 माइनस करेंगे और इसको कितना दे देंगे 17,400 रुपया। टू कैश अकाउंट लिखकर पेमेंट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हम लोग ए का लोन का अकाउंट बनाएंगे और ए का लोन का अकाउंट बैलेंस शीट में देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 16,000 रुपया लाइबिलिटी साइड में, और कोई भी लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो आपको लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी। इस तरह कैपिटल को आपको लिखना पड़ा क्रेडिट में, उसी तरह लोन को भी हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में 16,000, और इस 16,000 को हम लोग पेमेंट कर देंगे कैश में। तो यहाँ पर आपको लिखना है 16,000, इधर भी लिखना है 16,000 और यहाँ पर 16,000 रुपया कैसे पेमेंट कर देना है, टू कैश अकाउंट। इसका भी पेमेंट आपका हो गया।
फाइनली हम लोग एक कैश अकाउंट बना लेंगे जहां से मैच करेंगे कि आपका जो कैश है कितना था, कितना पेमेंट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कैश का बैलेंस कितना है एसेट्स साइड में, और एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो यहाँ पर लिखना होगा टू बैलेंस BD। पहले से आपके पास कैश कितना था तो 2000 लिख लिए, और क्वेश्चन में आपका कहीं भी कैश नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएंगे रियलाइजेशन का अकाउंट में, डेबिट में होगा तो उसको क्रेडिट में लेके आएंगे, और क्रेडिट में होगा तो डेबिट में लेके आएंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आप देख सकते हैं डेबिट साइड में टू कैश है, तो इसको क्रेडिट साइड में आपको कैश अकाउंट में लेके आना होगा और लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट लिखने के बाद में उसका जो अमाउंट है कितना है 11,400 और 1200 रुपया, तो उसे आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 11,400 क्रेडिटर का, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना 100 रुपया आ रहा है 1200 रुपया। उसके बाद उसका डेबिट साइड देख लिया, तो अब क्रेडिट साइड देखिए कितना है। तो यहाँ पर कैश में टोटल 78,800 रुपया है, तो उसे हम लोग को किस साइड लेके आना चाहिए, डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया लेके आना है 78,800 रुपया। उसके बाद जब आपका रियलाइजेशन का कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड में कैश है, तो क्रेडिट साइड में नहीं है, इधर तो एक भी नहीं है, इधर है डेबिट साइड में। तो आपको किस साइड लेके आना होगा, इस साइड से इस साइड, डेबिट से क्रेडिट क्रॉस में आता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर शिफ्ट हो रहा है तो हमेशा क्रॉस चलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है बाय एस कैपिटल अकाउंट, ए का अलग आएगा, और बाय बीस कैपिटल अकाउंट अलग आएगा बी का। तो एक आएगा 34,800 रुपया और इसका आएगा 17,400 रुपया। उसके बाद आपको देखना है ए का लोन क्या अकाउंट में है क्या, तो है किस साइड है, डेबिट साइड, इसे भी हम लोग लेके आएंगे। क्रेडिट साइड किस अकाउंट से उठ के आ रहा है, ए का लोन अकाउंट से उठ के आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है, तो 16,000 रुपया। बस आपको सिंपली इसको जोड़ देना है, 78,800 प्लस 2,000 80,800 रुपया। इधर भी आपको जोड़ देना है तो कितना आएगा 80,800। अगर ये दोनों सेम आ गया तो हमारा जो क्वेश्चन बना शुरू से लेकर के अंत तक आपका बिल्कुल ही सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन का अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।